हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि आपके परमाणु की संरचना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों सब कुछ पढ़ लिया था हमने, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज देखी थी, जिसमें कि MCQs मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे और 2 सेशन हमने MCQs का रखा था। उसके बाद हमने फिलअप्स देखे थे, यानी कि आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने की थी। साथ ही साथ रिक्त स्थानों के बाद मिलान वाले जो आपके प्रश्न आते हैं वो हमने किए थे। मैच द फॉलोइंग 1 वर्ड आंसर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आप एक वर्ड में देते हैं, तो वो आपके वो वाले प्रश्न हमने किए थे। और उसके अतिरिक्त, उसके अलावा हमने कौन से करे, लास्ट सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने देखे थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम वही लेके चलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन प्रश्नों का जिनको हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा। ओके, GIC पुनेला खेत और GIC चौखुटिया, GIC खालू खेत। आवाज आ रही है बच्चों? हाथ उठाएंगे आवाज आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर प्रश्न है व्हाट आर कैनाल रेज, यानी कि कैनाल रेज, कैनाल किरणें क्या होती हैं। तो जो धनावेशित किरणें थी, जब हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो वहां पर जो धनावेशित किरणें थी किसके लिए, धनावेशित कणों को ढूंढने के लिए। और परमाणु के अंदर धनावेशित कण कौन सा है, प्रोटॉन है। उस प्रोटॉन को ढूंढने के लिए जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उसमें कैनाल रे का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो वो ये वही कैनाल रे है जो हमने लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन देखा था कि कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। कैनाल रे क्या थी, वही किरणें थी जिनके कारण हमने उस धनावेशित कण को ढूंढने के लिए और उसको ढूंढा था। और वो धनावेशित कण क्या है, आपका प्रोटॉन है। कहाँ पर, जो कि परमाणु के अंदर पाया जाता है, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल आप कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। क्या कहा जा रहा है, अगर आपके परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही उसमें प्रोटॉन है, तो क्या उस परमाणु में पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का आवेश आएगा? क्या वो धनावेशित होगा या वो ऋणावेशित होगा? तो बच्चे जितने भी हमने कौन कौन सा एटम पढ़ा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो तीनों ही मॉडल ने हमें क्या सिखाया था, एक चीज तीनों में कॉमन थी कि परमाणु पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन भी एक ही है जो कि क्या है, ऋणावेश, और प्रोटॉन भी एक ही है जो कि क्या है, धनावेश, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब बैलेंस कर रहे हैं, ऋणावेश और धनावेश समान हो गया, तो प्रोटॉन में पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हमें आंसर बताता है, द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु, उसमें ना ही कोई धनावेश आएगा ना ही कोई ऋणावेश आएगा। ठीक है, उसके अंदर हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणावेशित हैं, और प्रोटॉन कैसे हैं, धनावेशित हैं। ओके, GIC चौखुटिया, बच्चे अनुशासन के साथ कक्षा में बैठेंगे आप लोग, जैसे खालू खेत के बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल आराम से नोट भी कर रहे हैं साथ साथ। ओके, तो आप लोग भी नोट करेंगे और आराम से बैठेंगे क्लास में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला तरबूज को देखो, जैसे तरबूज होता है वैसे ही, तरबूज तो सभी ने खाया है, तो जैसे तरबूज होता है उसी प्रकार से परमाणु होता है। जैसे तरबूज में कौन सा पार्ट खाते हैं,
जो रेड कलर का दिखता है ना, लाल खाने वाला भाग, उसको हम खाते हैं। तो उसी प्रकार आपका क्या होता है, परमाणु होता है। तो जो लाल खाने वाला भाग है वो परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, और जो उसमें काले बीज है जिनको आप निकाल के अलग कर देते हैं साइड खाने से पहले, वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, या प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग खाते हैं, केक होता है, केक के ऊपर आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार जो केक है वो आपका प्रोटॉन है, और उसके ऊपर जो प्लम्स लगे हैं या ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं वो क्या हैं, वो आपके ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रल किस प्रकार है एटम, उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड में यानी कि मात्रा में ऋण आवेश और धनावेश दोनों बराबर हैं, इस वजह से पूरा परमाणु क्या है आपका, उदासीन है, न्यूट्रल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आपका परमाणु है उसका नाभिक भी है ना, तो ये नाभिक किसने बताया, ये रदरफोर्ड जी ने बताया। जब थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु कैसा है, तरबूज के भांति है, तो वहीं पर रदरफोर्ड उनके बाद आए, उन्होंने कहा तरबूज की तरह नहीं होता, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी बनाई, एक पतली शीट चादर जैसी बनाई, और उस पर क्या डाले, अल्फा पार्टिकल्स डाले। तो जब अल्फा पार्टिकल्स डाले तो वहां पर नाभिक की खोज होती, यानी कि परमाणु के अंदर एक केंद्र ऐसा है, ऐसा क्षेत्र है जो सेंटर में है, बीच में है सबसे, और कैसा है, धनावेशित है, सबसे भारी है, द्रव्यमान उसी का है पूरा, उसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस बोला। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो नाभिक में स्थित था उसको रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। कब की, जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्लियर है। तो इस प्रकार एज पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम द प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी परमाणु के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, और फिर बाद में परमाणु के नाभिक में हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मिलता है। ठीक है, जब हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोहर का मॉडल का स्केच बनाया। तो बोहर ने कैसे बताया कि बीच में न्यूक्लियस है जो कि धनावेशित है, और इस न्यूक्लियस नाभिक में, ये क्या है आपका न्यूक्लियस यानी कि क्या होगा, नाभिक। ठीक है, और इस नाभिक में सेंटर पॉइंट, सबसे सेंटर में है ये पूरा एटम है बच्चे। ठीक है, इस एटम के सेंटर बीच में आपका नाभिक है, और इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें कि प्रोटॉन आपका कैसा होता है, ये प्रोटॉन होता है धन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो एन नाइट्रोन जो न्यूट्रॉन जो आपका है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आता है। ठीक है, चलिए, और उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो गई, तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने कहा जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, किसने, बोहर ने, वो स्टेशनरी स्टेट्स में, यानी कि अलग अलग ऊर्जा के स्तर होते हैं। कहाँ पर, आपके इस नाभिक के बाहर, ये आपका नाभिक है, ये नाभिक है पूरा। ठीक है, इसके बाहर ऊर्जा के अलग अलग स्तर होंगे, और उन ऊर्जा के स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना होगी, और इलेक्ट्रॉन वहां पर पाए जाते हैं। क्लियर है। तो वो ऊर्जा स्तर क्या है, ये है 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर यहाँ पर बताया गया। 3 आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा था, हमने 4 दिखाए हैं। ठीक है, और उन्होंने नाम किस प्रकार दिए थे, पहली जो आपकी ऊर्जा स्तर होगी, दूसरी जो ऊर्जा स्तर होगी, तीसरी ऊर्जा स्तर होगी, चौथी ऊर्जा स्तर होगी, ऊर्जाओं का स्तर होगा, यानी कि जो सबसे पास में है उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, उससे नेक्स्ट जो है ये वाली, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इससे बाद में जो आएगी तीसरी, उसकी ऊर्जा और ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा फिर और ज्यादा होगी। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उनकी जो थी ये ऊर्जा के स्तर पाए जा रहे थे, और इन ऊर्जा के स्तरों को बोहर ने क्या नाम दिया था, शेल नाम दिया था, यानी कोश। तो कोश में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा बोहर ने बताया। ठीक है, तो कोश क्या क्या हो गए, KLMN। अब इन KLMN में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस धनावेश के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जिस प्रकार सौर मंडल पढ़ते हैं आप लोग,
जब एसएसटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में सौर मंडल पढ़ा जाता है, सोलर सिस्टम, वहां पर सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ऐसा किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। और वो किसने प्रूव किया? बोहर ने दिखाया कि हाँ, लेकिन शेल अलग अलग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये उन्होंने नहीं बताया था। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अलग अलग ऊर्जा के स्तर है। उन्होंने कहा था सिर्फ एक स्थान है, ऑर्बिट, जिसको उन्होंने कहा था कक्षा होगी जहां इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अलग अलग शेल उन्होंने नहीं बताई थी। बोहर ने क्या कहा? अलग अलग शेल है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसी बहुत सारी शेल आएंगी। ओके, चलिए, तो ये आपका बोहर का हो गया। लास्ट सेशन में हमने देख लिया था। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? देखिए बच्चे, इससे पहले आपने, ये पूरा एटम है, ये पूरा अपने आप में एटम है, इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ है। कहाँ? नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, कक्षाओं में। समझ गए? इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं, इस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये हमारा हम प्लेन पेपर में देख रहे हैं, ठीक है, प्लेन स्क्रीन में देख रहे हैं। लेकिन ये जो ऑर्बिटल, जिनको हम शेल कह रहे हैं, वो कैसी होती है? 3 डायमेंशनल प्लेन में होती है। ये इसमें भी होंगी, आपके वाई में भी होंगी, जेड में भी होंगी, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये आपका पूरा परमाणु है। परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये आपके शेल में क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे आपका धनावेश आता है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज, यानी कि ऋण आवेशित होता है। और वहीं पर न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, यानी किसी भी प्रकार का आवेश उसमें नहीं होता है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहां पर भी ये न्यूट्रॉन छुप के बैठा हुआ था, ये नहीं आया, उसके पूरे एक्सपेरिमेंट में निकल के नहीं आया। क्यों? क्योंकि उदासीन था। फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, तो वहां पर भी ये बाहर निकल के नहीं आया। तब ये कब आता है? जब हम परमाणु की द्रव्यमान की संकल्पना रखते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान यानी नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक में रदरफोर्ड ने कहा था सिर्फ प्रोटॉन है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटॉन के अलावा कोई और भी था जो बहुत भारी था, और वो क्या था? वो यही न्यूट्रॉन। ठीक है, इसीलिए जब हम परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी। क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव? तो हमने कहा था कि 4u उसका परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या है। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या 4u है, और उसमें से प्रोटॉनों की संख्या बता दी गई है कि 2 है, 2 उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, और हमने क्या कहा? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन आपका ये है 4। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? बचे हुए 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। तभी तो 2 और 2 हमने 4 बताया है। क्लियर? तो यानी एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। देन 4 इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आप क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, या द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉन घटा दीजिए, आपको प्रोटॉन मिल जाते हैं, यही होता है। तो यही हमने यहाँ पे किया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें जानने थे कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। चूंकि हमें प्रोटॉनों की संख्या और एटॉमिक मास बताया गया है, तो एटॉमिक मास से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने लास्ट सेशन में देख लिए थे। और राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो क्योंकि कार्बन में आपके कितने 6 परमाणु क्रमांक होता है, और एक न्यूट्रल परमाणु के अंदर यानी उदासीन परमाणु के अंदर आपका परमाणु की संख्या, जो परमाणु का क्रमांक होता है उसकी बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर? यानी जो परमाणु का क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या तो होता ही है, लेकिन उदासीन परमाणु में जब उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आया है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉनों का ही वितरण करना है। तो 6 प्रोटॉन है तो 6 ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन में।
अब 6 का वितरण करो, K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो K में आएंगे 2 और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन L में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपके 4, ठीक है। बात करेंगे सोडियम Na की, 11 परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 के डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करेंगे, K में 2 आते हैं, L कहता है मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो 8 उसके आ गए तो 10 हुए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो आपका M शेल में चले जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electron in the atom? तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अगर K और L शेल जो है, K और L शेल कहाँ थी बच्चों, जब बोहर ने बोला ये हो गया नाभिक, नाभिक के बाहर पहली कक्षा K और दूसरी कक्षा L, ठीक है, समझ आ गया क्या कहा मैंने, पहली कक्षा K और दूसरी कक्षा L। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ K एंड L शेल्स ऑफ एन एटम, किसी परमाणु के K और L कोश अगर फुल हैं, पूर्ण रूप से भरे हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यदि K एंड L कोश पूर्ण रूप से भरे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, E माइनस करके दिखा रही हूं मैंने आपको बताया था कि E माइनस इलेक्ट्रॉनों के लिए सिंबल आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ठीक है। और क्या कहा मैंने, ये K शेल और ये आपकी L शेल, ठीक है, ये K शेल हो गई और ये आपकी L शेल हो गई, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये K शेल हो गई, ये L शेल, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, क्लियर है। तो इस प्रकार से 2 शेल हैं, और यदि K और L कोश पूर्ण रूप से भरे हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें बताने, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या आया था बच्चे, 2n² का आया था, याद है ना, 2n², ठीक है। और n क्या था, n आपका बता रहा था नंबर ऑफ शेल कौन सी होगी, यानी कौन से नंबर की कोश है। तो K कौन से नंबर की कोश है, पहली, L कौन से नंबर की है, दूसरी। तो K के लिए n की वैल्यू 1 और L के लिए n की वैल्यू 2, बस यही इस फॉर्मूले में लगाना है। फॉर K 2n² के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, यानी पहले नंबर की कोश है, n की वैल्यू में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। n मतलब कौन से नंबर की कोश है, तो ये पहले नंबर की कोश है, तो n की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 2n², यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग क्या होता है बताइए, वहीं से बता दीजिए, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है या 4 होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, GIC चौखुटिया, वेरी गुड। तो 1 का वर्ग होता है 1, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बताइए, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 आता है, वेरी गुड, 2 आता है, ठीक है। तो यानी इस K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, यानी इस वाली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, K वाली में, कोश में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उसने क्या कहा, L कोश भी पूर्ण रूप से भरा होगा। अब इस L कोश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर L के लिए 2n² की वैल्यू, n के लिए L, जो L के लिए L दूसरे नंबर की कोश है जो, उसके लिए इस n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो बताओ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अब 2 का वर्ग कितना होता है, GIC खालियो खेत,
2 का वर्ग कितना होता है बच्चे? ये तो 4 और 4 8 हो गए, 4 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब 4 और 4 8 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 8 हो गए, वेरी गुड। तो एल में अब कोशों की संख्या कितनी, जो एल कोश है आपकी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आपके इस वाली शेल में रह सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं रहेंगे, 8 से कम रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वो थोड़ी 8 रखेगा। अगर किसी के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उसने 2 तो के में रख लिए और एक जो बचा हुआ है तीसरे नंबर का वो कहाँ रखेगा? एल में रखेगा। तो तब तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। किसी के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 तो पहली कक्षा में रख लेगा और दूसरी कक्षा में फिर 2 रखेगा। हाँ, जिसके पास ज्यादा है, जैसे 11 हमने सोडियम का देखा, तो उसने क्या कहा कि 2 मैं अपने के में रख लेता हूँ। अब कितने बचे? अब बच गए 9, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है ना। तो 11 में से 2 ये रख लिए, बचे कितने? 9। अब 9 एल कहेगा मैं 8 ही रखूंगा, मुझे नहीं रखने 8 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं 8 ही रख सकता हूँ, तो इसलिए 8 यहाँ आ गए थे। फिर कितना बचा? एक ही बचा, वो किसके पास गया? वो एम के पास गया। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि के और एल पूर्ण रूप से भरी गई है, तो यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अब एल में रखो कितने कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, तो 8 के 8 यहाँ भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो 8 आ गए। अब के और एल कोश पूर्ण रूप से भरे गए हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, संख्या बताइए, मतलब कुल संख्या। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 के में है, 8 आपके एल में है, तो 2 और 8 कितना हो गया? बताओ। 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, वेरी गुड। तो कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर 10, ठीक है। तो यानी उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? आ गया समझ में? इसी प्रकार अगर m में भी कहा होता तो m के लिए भी 2n² का फॉर्मूला लगा देते। इससे पहले सेशन में सारा पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 2n² से कितना आ जाता है? n की वैल्यू 3 हो जाती, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम m में। इसी प्रकार n में 4 आ जाएगा n की वैल्यू। n के लिए n वाली शेल के एल एम एन, चौथे नंबर की शेल, n की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, 16 इंटू 2 यानी 16 गुणा 2 32 यानी 32, तो 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल। n यानी चौथे नंबर की शेल, उसमें 32 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 32 रह सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और ये सब कब होता है? जब वो अंदर की शेल होती है, ये भी बताया गया है। जब बाह्यतम शेल होगी तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, चाहे वो m की हो, n की हो, o की भी हो, कोई भी शेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अष्टक पूरा करना होता है, निष्क्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करना होता है, सब बताया है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को समझिए। के और एल पूर्ण रूप से भरे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, आपको पता है के में 2 ही आ सकते हैं और एल में 8 ही आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 ही होंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसे। तो इस प्रकार K shell can hold 2 electrons and L shell can hold 8 electrons. When both the shells are full, there will be 8 plus 2 10 electron in the atom. ठीक है, क्या कहा गया? K shell आपकी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, वहीं L वाली शेल आपकी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है। चूंकि दोनों में पूर्ण रूप से भरे हुए शेल हैं, वो के में आपके 2 और एल में 8, इसका मतलब है कि पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन के मॉडल के जो उन्होंने मॉडल दिया था, मॉडल क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था, तरबूज को देख लो उन्होंने कहा और समझ लो। तरबूज लाल खाने वाला भाग,
धनावेश परमाणु के अंदर, काले बीज परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कल भी समझाया था मैंने आपको। चलिए, ये आपका तरबूज है, बाहर ऐसा ही होता है ग्रीन कलर का, अंदर क्या होता है, रेड कलर का पार्ट होता है खाने वाला। ठीक है, और क्या होते हैं इसमें बच्चे, और होते हैं इसमें काले रंग के बीज होते हैं। ये जब हमने मॉडल पढ़ा था ना, तो हमने एग्जैक्टली समझा था इसको। और क्या बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि परमाणु, एक तो ये तरबूज की भांति समझ लीजिए, और जिस प्रकार आपका ये पूरा परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, ये येलो कलर जो दिख रहा है ये सारा धनावेश है, यानी पूरा स्फेयर की एक बॉल की भांति उन्होंने किसको माना था, परमाणु को माना था। और उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार गोले की सरफेस होगी ना, उसी प्रकार आपके परमाणु में धनावेश होगा, और इस धनावेश में क्या रहता है, ऋणावेश बिखरा हुआ रहता है। और वो ऋणावेश क्या था आपका, ये था, ये ऋणावेश। ठीक है, और ये पूरा इसमें जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये वाला, ये पॉजिटिव है, यानी कि प्रोटॉन है, और ये क्या है, ये नेगेटिव, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यानी कि पूरे गोले में, उन्होंने कहा पूरे परमाणु में ना धनावेश रहता है। परमाणु क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। ठीक है, जैसे ये गोला है, येलो कलर का जितना भी पार्ट दिख रहा है वो सारा धनावेश है उन्होंने कहा। तो पूरा परमाणु का गोला धनावेशित, उस धनावेश में ये ऋणावेश बिखरा हुआ है। और उसने किसके साथ कंपेयर किया, तरबूज की बात उन्होंने कहा, जिस प्रकार तरबूज में लाल खाने वाले भाग में ये काले बीज बिखरे रहते हैं ना, तो ये लाल खाने वाला भाग धनावेश, और काले बीज आपका क्या है, ऋणावेश, ये काले बीज। तो धनावेश क्या होता है, धनावेश कौन सा होता है, प्रोटॉन, और ऋणावेश कौन सा पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसकी क्या बतानी है, इसकी बतानी है लिमिटेशन, यानी कि सीमाएं। क्यों ये मॉडल आगे तक नहीं चल पाया, क्यों रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी खरीद के लाए कि मुझे कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, क्यों बोहर ने स्टेशनरी स्टेट्स बोली, क्यों उसके आगे फिर और भी जो मॉडल आते हैं हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं, तो वो फिर क्यों आए, क्यों इनके मॉडल में कमी आई। तो देखो, धनावेश की बात की, ऋणावेश की बात की, ठीक है, उस उदासीन पार्टिकल की बात ही नहीं की जो परमाणु के द्रव्यमान में शामिल था। कौन सा, न्यूट्रॉन। क्लियर है, न्यूट्रॉन की बात नहीं की। परमाणु में उन्होंने बोला धनावेश पूरे गोले में बिखरा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। धनावेश कहाँ था, नाभिक में था। एग्जैक्ट स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन जो धनावेश और ऋणावेश की थी उसको नहीं बता पाए थे। तो ये सारी क्या थी, उनके मॉडल की कमियां थी। उन्हीं कमियों के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या कमी थी, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, या टॉमसन जो आप पढ़ते हैं, उनके अनुसार मॉडल ऑफ एन एटम, उनके जो एटॉमिक मॉडल था परमाणु के लिए, उसके अनुसार द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड ऑल ओवर इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। धनावेशित गोले में, इस धनावेशित गोले में ऋणावेश बिखरा हुआ है। बस थॉमसन के मॉडल में एक लाइन याद रखनी है, धनावेशित गोले में, क्या कहा, धनावेशित गोले में ऋणावेश बिखरा हुआ है। जिस प्रकार तरबूज में लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे हुए, उसी प्रकार, और जो आप केक खाते हैं, पुडिंग खाते हैं, जिस प्रकार उस केक में ड्राई फ्रूट्स या प्लम्स बिखरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार ये परमाणु है। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अदर साइंटिस्ट, लेकिन एक ही साइंटिस्ट तो नहीं थे ना, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे, किसी के मन में अलग क्वेश्चन आता है, दूसरे के मन में अलग। रदरफोर्ड के मन में भी आया, उन्होंने भी जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद उनके मन में कोई और क्वेश्चन आया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता होगा परमाणु, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट ओनली इन दी सेंटर ऑफ द एटम। उन्होंने क्या कहा, जो प्रोटॉन है वो पूरे धनावेशित गोले में नहीं है, बल्कि कहाँ है, इस पूरे परमाणु के सिर्फ इस सेंटर में धनावेश है। ठीक है,
तो ये उनके मॉडल की क्या हो गई, सीमा हो गई। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट, और उन्होंने क्या कहा, इस धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना है। ये E नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, ये P पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन। ओके, तो क्योंकि थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की, तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुए उनमें पता चला कि धनावेश पूरे गोले में नहीं है बल्कि कहाँ है, सेंटर में। ठीक है, और जो उन्होंने ऋणावेश कहीं कहीं बिखरा हुआ पाया ना, वो कहीं कहीं बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि जो बोहर ने कहा, जो सर्कल में हम इलेक्ट्रॉन को अभी दिखा रहे थे, ठीक है, यानी वो क्या थे, वो कोश थे, शेल थे, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और यही उनके मॉडल की क्या बन गई, सीमा बन गई। क्लियर है, समझ आ गया। जीआईसी खालियू खेत, जीआईसी चौखुटिया। तो थॉमसन के मॉडल की सीमा क्या हो गई, वेरी गुड, थॉमसन के मॉडल की सीमा क्या हो गई, बस यही हो गई कि उन्होंने प्रोटॉन को पूरे गोले पर दिखाया और प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को दिखाया कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, जबकि था क्या, प्रोटॉन सेंटर में था, केंद्र में, सेंटर समझते हैं, केंद्र, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर थे कक्षाओं में। साथ ही क्या बोला गया था, आपको याद है जब मैंने क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था आपको, कि जिस प्रकार क्रिकेट का ग्राउंड यानी कि स्टेडियम होता है, अगर पूरा बड़ा स्टेडियम है, इतना बड़ा, और उसके बीच में कहीं पर क्रिकेट की बॉल रख दे, ठीक है, तो क्रिकेट का स्टेडियम कितना बड़ा होता है, और उसके सेंटर में क्रिकेट की बॉल रख देंगे तो क्रिकेट की बॉल कितनी छोटी, तो इतना छोटा नाभिक, ये जो बॉल है ये हो गया नाभिक, और इस नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये जो क्रिकेट का स्टेडियम है पूरा, ये पूरा परमाणु है, उसकी सीमा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे पढ़ें। ठीक है, तो सीमा क्या हो गई बच्चे, सीमा हो गई कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, यह मॉडल नहीं बताता। ठीक है, और एक ये है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का भी क्या है, गलत आकलन उनके द्वारा किया गया, या उन्होंने जो सोचा था। ठीक है, तो क्या कहा गया, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, यह मॉडल नहीं बताता है। ठीक है, एक तो ये नहीं बताता, दूसरा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का गलत आकलन उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हर जगह है, लेकिन हर जगह नहीं था, वो सिर्फ कहीं कहीं स्टेशनरी स्टेट्स में था। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न लिख देंगे आपकी, थॉमसन के मॉडल की सीमाएं बताइए। ठीक है, क्या कहा मैंने, थॉमसन या टॉमसन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, थॉमसन के मॉडल की सीमाएं बताइए। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था बच्चे, रदरफोर्ड ने एटम, सोने की पन्नी ली थी, ये काले रंग की हो गई, ठीक है, येलो कलर की बनाते हैं, ये सोने की पन्नी हो गई, इसमें बहुत सारे एटम रहे होंगे। ठीक है, सोने की पन्नी बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी थी, इसमें उन्होंने क्या डाले, उन्होंने डाले थे सोने की पन्नी में अल्फा पार्टिकल, जो कि कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डाले, कुछ ज्यादातर पार्टिकल पार हो गए, कुछ पार्टिकल थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसा देखा कि जो जहां से टकराया उसी रूट पे वापस आ गया, यही था।
तो परमाणु का ज्यादातर भाग खाली और कहीं कहीं पर परमाणु में निगेटिव चार्ज है और सेंटर में कोई पॉइंट परमाणु का ऐसा होगा जहां पर धनावेश है, जिसकी और वो जो एरिया है वो बहुत भारी है। और इसी से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, यहाँ नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन है और प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उन्होंने बोला। इनकी भी क्या बतानी है, इनकी भी सीमाएं बतानी है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं, सीमाएं से क्या समझते हैं, यानी कमियां। ठीक है, सीमाएं क्या होती है, कमियां होती हैं कि इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ था, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन नहीं बताया था इन्होंने सिर्फ नाभिक को क्या बोला, धनावेशित बोला, और प्रोटॉन उसमें बोले, न्यूट्रॉन नहीं बताया। और जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, आवेशित कण घूम रहा है, तो वो धीरे धीरे एक्सीलरेशन में जाएगा। त्वरण पढ़ा है ना, त्वरण में जाएगा। जब वो त्वरण में जाएगा तो वहां पर ऊर्जा का ह्रास होगा। जब ऊर्जा खत्म होगी तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, वो घूमते घूमते उसका जो घूमने का पथ होगा वो छोटा होता जाएगा और धीरे 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 ये नाभिक के पास होता हुआ और नाभिक में ही गिर जाएगा। ये नाभिक है आपका बीच में। ठीक है, तो उन्होंने बोला वृत्ताकार पथ ना हो करके कैसा है, या सर्पिलाकार पथ होना चाहिए था इसका। और अगर ऐसा होता है, ये ऋणावेश है आपका इलेक्ट्रॉन और ये धनावेशित नाभिक, अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमते घूमते नाभिक में गिर गया तो फिर तो आपके पूरे परमाणु के स्थायित्व पर प्रश्न खड़ा होता है, यानी कि परमाणु कभी बन ही नहीं पाएगा। और अगर परमाणु नहीं बन पाएगा तो कोई भी पदार्थ नहीं बन पाएगा। जब मैं इस पेन की बात कर रही थी, ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर के बना है। जिस परमाणु की बात कर रहे हैं, इस पेन के कई टुकड़े कर दीजिए, उसके बाद पाउडरी फॉर्म में कन्वर्जन की कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए इसका। ठीक है, फिर उन छोटे छोटे कणों को देखिए, उन छोटे कणों के भी कई लाख और अरब टुकड़े कर दीजिए, तब आपका एक परमाणु आएगा। वही परमाणु जब नहीं बन पाएगा तो ये पेन कैसे बनेगी। जब ईंट ही नहीं बन पाएगी, ब्लॉक की बात की थी, तो दीवार कैसे बनेगी। तो यहाँ पर परमाणु स्थायी किस प्रकार से या परमाणु किस प्रकार से खंडित नहीं हो पा रहा है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन घूमते घूमते उसकी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या कहा उन्होंने, वृत्ताकार कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी ये नाभिक, इसके बाहर वृत्ताकार कक्षा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, द न्यूक्लियस एनी सच पार्टिकल दैट रिवॉल्व वुड अंडरगो एक्सीलरेशन एंड रेडिएट एनर्जी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सारा एनर्जी जो आपका विकिरण वगैरह होते हैं, रेडिएशन, उन सब के बारे में स्टडी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, वो क्या दिखा रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, यानी कि त्वरण में भी जा रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करेगा। जैसे ऐसा समझ लो, कोई बच्चा ग्राउंड में दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते क्या होगा, उसकी ऊर्जा खत्म होगी, उसके अंदर जितनी एनर्जी है, ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पहले वो जितने बड़े ग्राउंड में घूम रहा था, अब वो उतने बड़े ग्राउंड में नहीं घूम पाएगा, यानी इतना लंबा सर्कल कवर नहीं करेगा। अब थोड़ा छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बच्चा गिर जाएगा सेंटर। वही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है बस। The revolving electron would lose its energy। जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देगा, एंड फाइनली, और अंत में क्या होगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, नाभिक में गिर जाएगा, इस नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, जब नाभिक में गिर जाएगा, द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, ये सबसे ज्यादा अस्थायी हो जाएगा। बट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। लेकिन हम जानते हैं कि आपका परमाणु कैसा होता है, थोड़ा स्थायी होता है, और उसी के स्थायी होने की वजह से सारे पदार्थ बने। क्लियर है, तो इतना इसका क्या हो गया, ये लिमिटेशन हो गई हैं। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमवर्क में क्वेश्चन नोट करिए। होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। आपको बोहर के मॉडल
बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो बताना है, जो कि इस प्रकार का था। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है पूरा कि बोहर ने क्या क्या बताया। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड बोहर्स मॉडल एंड एटम गिवन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सारे मॉडल को, बोहर के मॉडल जो है आपका, थॉमसन का मॉडल है और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उन तीनों को आपने कंपेयर करना है, यानी तुलना करनी है उनकी। ठीक है, बोहर के मॉडल के। क्लियर है? तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस सेशन में जितने क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कहीं पर कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और इस सेशन के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और तब तक के लिए हम अब जब अपने नए सेशन में आएंगे तो कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।